नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पुस्तिका पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह पाठ एक वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, जिसमें लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा का, जब वह गंतोक जा रही है, सिक्किम जा रही है, बीच में जो उसे अनुभव प्राप्त हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में, उनका बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो उस चित्रण में उन्होंने पर्वतों के, नदियों के, प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के जनजीवन की भी थोड़ी सी झलक हमें दिखाई है। वहाँ के लोगों की मान्यताएं, अवधारणाएं, विश्वास, अंधविश्वास, कठिन जीवन, सभी की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो पृष्ठ 24 तक हम पूरा पढ़ चुके थे। पृष्ठ 25 पर हम आ गए थे और पहला जो अनुच्छेद है वहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अंतिम पंक्ति जो हमने पढ़ी थी वह थी, कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। उसके यहाँ किसके लिए है? जो लेखिका की सहेली है मणि, जो लगभग 50 वर्ष की हो चुकी है, और उसके नृत्य की प्रशंसा करते हुए लेखिका ने यह पंक्तियाँ लिखी हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। जो लोग वहाँ पर अपना गुजारा करते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो उनका साधन है? पहाड़ पर जो आलू होते हैं, आलू की जो खेती करते हैं वो एक मुख्य साधन है उनका। वहाँ धान की खेती भी होती है और दारू अर्थात शराब का व्यापार भी वो लोग करते हैं, और इनके माध्यम से वह आजीविका कमाते हैं अन्य कार्यों के साथ। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। फिर से वह अपने साथियों को वहीं छोड़कर अकेले घूमने निकल जाती है। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं है। इतनी ऊंचाई पर वह पहुंच चुकी है। यद्यपि हम सी लेवल से, यानी कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन, गलत लिखा हुआ है, बेचैन आएगा, के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। कि जो लोग मैदानों में रहते हैं तो उन्हें बर्फ देखने की उत्सुकता बहुत होती है। उन्हें लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं अगर पहाड़ों पर जाकर उन्हें बर्फ मिलती है, और वह भी अगर ताज़ा बर्फ हो और उसमें उन्हें खेलने को मिले, उसमें चलने को मिले, उसमें आनंद लेने को मिले, तो उन्हें वह स्वर्ग जैसी अनुभूति देते हैं। तो वह इस इच्छा से वहाँ पहुँची है कि लायुंग में उसे बर्फ मिल जाए, लेकिन वह कहती है यहाँ इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उसे बर्फ दिखाई नहीं दी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। कि बर्फ नहीं मिली उसका एक कारण वो बताता है वहाँ का एक निवासी जो है, क्योंकि जो प्रदूषण बढ़ गया है, वातावरण में अशुद्धियाँ घुल गई हैं, उसके कारण अब स्नोफॉल वहाँ कम होता जा रहा है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं, लायुंग से थोड़ा दूरी पर है, ऊंचाई पर है, वो कहता है अगर आप यहाँ से अगर कटाव चली जाएं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ मिल जाएगी कि 100% आपको वहाँ बर्फ मिलेगी अगर आप बर्फ देखना चाहती हैं। तो उस निवासी ने, सिक्किम के उस नवयुवक ने लेखिका को यह बताया। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। जैसे हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है, तो भारत में भी वही खूबसूरती देखने को मिल जाती है अगर हम कटाव जाते हैं। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, क्योंकि अभी तक कटाव जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, तो वहाँ आना जाना यात्रियों का नहीं होता है, तो बहुत लोग जानते नहीं थे, उसके बारे में जानते नहीं हैं। क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट होता है तो उसका वर्णन या जानकारियाँ प्राय उपलब्ध हो जाती हैं, तो इस कारण वह ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। और इसी बात का लाभ यह था कि उसमें वहाँ प्रदूषण नहीं पहुँचा है, क्योंकि अगर यात्री आते जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जो सामान अपने साथ लेकर आते हैं, बोतल हैं, पॉलीथीन है, कुछ भी है, रैपर्स के रैपर्स हैं, वेफर्स के रैपर्स वगैरह जो हैं वहाँ फेंक देते हैं।
तो गंदगी फैलाते हैं। तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है तो गंदगी, अशुद्धता, अस्वच्छता वहाँ नहीं है, तो इस कारण वहाँ बर्फ भी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि प्राकृतिक स्वरूप में जो नेचुरल उसकी ब्यूटी है उस रूप में वह आज भी बना हुआ है। जब लेखिका वहाँ जाती है उस समय की बात है। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, अर्थात बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ से ये आई होंगी। इस तरह की उत्सुकता, जिज्ञासा जो है मन में होती है, तो वह इस वजह से लेखिका को और उस युवक को देख रही है। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, जो उनके खाने की चीज़ होती है महुआ, तो उसे गुड़ुप कर लिया, वह खा गई। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उसने मीठी झिड़कियाँ मतलब बहुत गुस्से में या मारा नहीं, प्यार से जैसे किसी को झिड़कते हैं, डांटते हैं, वैसे ही उसने गाय को वहाँ से हटा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, कि अब क्या है, उनकी इच्छा है बर्फ़ देखने की, और इच्छा है तो कटाव जाना है। बेशक वहाँ से 2 घंटे का सफ़र है, ऊंचाई पर है, फिर वो ठान लेते हैं कि वो जाएंगे। तो बहुत उम्मीद से कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी, आवेश है, उत्तेजना, एक्साइटमेंट है कि हम कटाव जाएंगे और वहाँ बर्फ़ देखेंगे। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, और भी ख़तरनाक था कि जो मोड़ है वो और भी भयानक है, और उस पर धुंध और बारिश। अब धुंध है तो रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बारिश है तो फिसलन हो जाती है, स्लिपरी हो जाता है, तो गाड़ी के फिसल कर गिरने का भय भी रहता है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था कि अनुमान लगाते लगाते कि यहाँ पर मोड़ है, यहाँ चौड़ाई इतनी होगी, तो इस अनुमान के साथ वह गाड़ी चलाते जा रहा था। लेकिन उसे वहाँ गाड़ी चलाने का अनुभव बहुत है, तो भली भांति वह ड्राइवर का काम कर रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, यानी कि बादल छाए हुए थे, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, हम बादलों के बीच से निकल रहे थे। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, कि इतने खतरनाक रास्ते थे कि हम बिल्कुल चुप हो गए थे। और उस पर बारिश, क्योंकि मन में डर लग रहा था उन्हें, तो कोई बात करने का साहस भी नहीं जुटा रहा था। एक चूक और सब खलास, कि अगर एक असावधानी हुई, जरा सी गलती अगर जितेन से हुई तो हम सब खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। उन्हें सिर्फ आवाज़ कौन सी सुन रही थी, जो वो सांस ले रहे थे। इतनी शांति, इतनी चुप्पी थी कि सांस लेने की जो ध्वनि है वह भी सुनाई दे रही थी। उसके अलावा कोई जीवन का अता पता ही नहीं था, कोई जीव जंतु उन्हें नहीं दिखा। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डिवोर्स स्पीड, कि अगर आप विवाहित हैं तो स्पीड को तिलांजलि दे दें, धीमी गाड़ी चलाएं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह की चेतावनियाँ पहले भी रास्ते में आई थी, और यहाँ तो बहुत खतरनाक मोड़ है, रास्ते हैं, तो ये चेतावनियाँ जगह जगह उन्हें दिखाई देती हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छंटी, और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। अब धुंध हटी है, थोड़ा उनकी सांस में सांस आया, थोड़ा चैन आया, डर कम हुआ, तो सृष्टि के आसपास जो नज़ारे फैले थे और जो सन्नाटा था वह भी दूर हो गया। नज़ारों की तरफ उनका ध्यान गया, डर और घबराहट दूर हो गई। फिर उसी उत्साह से वो प्रकृति को निहार रहे हैं। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, कि कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, बेहद खूबसूरत जगह है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी, तो उसे मालूम था स्विट्ज़रलैंड कैसा है, तो उसका प्रतिवाद करती, विरोध करती है कि नहीं, गलत कह रहे हो, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर, कि स्विट्ज़रलैंड की जो सुंदरता है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वह भी इस जगह से फीकी है, क्योंकि कटाव उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और कटाव का जो प्राकृतिक सौंदर्य वो जो देख रही है, स्विट्ज़रलैंड का सौंदर्य उसके आगे नहीं ठहरता। हम कटाव के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं वो कि कटाव पहुंचने वाले हैं।
पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे, जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। आधे हरे काले और कहीं सफ़ेद दिख रहे हैं, तो इसका क्या है कि कहीं हरियाली है, पेड़ पौधे हैं तो हरे दिख रहे हैं, बारिश होती रहती है, काई वगैरह जम जाती है, और जहाँ बर्फ़ है वो सफ़ेद दिख रहे हैं। इस तरह से विभिन्न रंगी जो से पहाड़ दिख रहे हैं, जैसे पाउडर छिड़क दे तो सफ़ेद हो जाए। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, एकदम एक्साइटेड होकर, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, कि ताज़ा बर्फ़ है, अभी अभी गिरी है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़, कि जैसे साबुन के झाग यहाँ वहाँ फैले हों वैसे ही बर्फ़ उन्हें गिरी हुई दिखाई दे रही है। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। चांदी से चमकते पहाड़ क्यों कह रही है? सुबह, जैसे अगले दिन सुबह के समय वो जा रही हैं, तो बर्फ़ पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चमकती हैं, शाइन करती हैं, तो चांदी की तरह बर्फ़ चमक रही है, इसलिए लिखा चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा। अचानक जितेन प्रश्न करता है, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का अर्थ होता है अच्छा है। वह उछल पड़ा, बहुत खुश हो गया। अरे, यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? क्योंकि नेपाली में जो है अच्छा है को राम रोछो बोलते हैं, और वह भी वहीं से जुड़ा है नेपाल से, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ हमारा अपना हमें कोई नहीं लगता या हमारी भाषा नहीं जानता, और हमें वैसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी भाषा में हमसे बात करे, तो मन खुश हो जाता है। तो ऐसे ही जितेन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन, बिल्कुल बारीक मोती की तरह गिरने लगी। जब वो पहुंचते हैं फिर से स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तिमरो माया सैंधय मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इस पंक्ति का यह अर्थ है, ये पंक्ति वहीं की भाषा में है। चाहो और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप करने लगी थी, उसे भी प्रभावित कर रही थी। जबकि वह उसका वहाँ पर रोज़ का आना जाना है, उसी क्षेत्र में वह रहता है, फिर भी वह उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। तो ये जो गीत की पंक्ति उसने पहले बताई है, वह गीत वो गाने लगता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। अब सब बर्फ़ पर उतर आए। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, क्योंकि महीन महीन बर्फ़ अभी भी गिर रही थी। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर, सैलानी जो यात्री वहाँ वो जो घूमने गए हैं, बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि जितना भरपूर हम इसको खींच सकें, अपने कैमरे में भर सकें, कैद कर सकें, उतने फ़ोटो हम खींच लें। तो अपने कैमरे से फटाफट फ़ोटो पे फ़ोटो खींचे जा रहे थे। अगले पृष्ठ पर आते हैं। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। कहने का क्या मतलब है कि बर्फ़ में जब पाँव गए हैं तो झनझन सुन हो गए हैं, बिल्कुल ठंड के कारण, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता थी। और बर्फ़ देखने की जो इच्छा थी वो पूरी हो रही थी, और बर्फ़ भी ताज़ा ताज़ा अब गिर रही थी साथ में। रात को तो गिरी ही थी और उनके पहुंचने पर भी गिर रही है। तो उस सब को देखकर उसका मन वृंदावन अर्थात बहुत प्रफुल्ल हो गया, प्रसन्न हो गया। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। सब सद्भावनाएं मन में, ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, कि मैं भी बर्फ़ पर लेट जाऊं और मन भर कर देखती रहूं। पर क्या हुआ, मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। जो बर्फ़ पर पहनने वाले बूट होते हैं, जूते पहने जाते हैं, जो पाँवों को ऊपर तक ढक लेते हैं, टांगों तक, तो वो उसके पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, कि किराए पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े कोट या जूते वगैरह वहाँ पर हमें मिल जाते हैं पहनने को। लेकिन उसे वो वहाँ भी नहीं मिले। कारण वो बताती है, उसने चाहा कि किराए पर ले ले, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह। युमथांग और झांगू लेक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पर दुकानें थी। लेकिन अभी उसने पहले भी बताया था कि कटाओ जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था वह। तो इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। अब टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है
तो व्यापार की दृष्टि से वहाँ कोई दुकानें भी नहीं खुली हैं, तो वहाँ पर उसे वो जूते भी उपलब्ध नहीं होते हैं जो उसे चाहिए। तो वह जो उसकी इच्छा है कि खूब देर तक उसमें लेट कर फ़ोटो खिंचाए या उसको सिर्फ देखती रहे, फ़ोटो की इच्छा नहीं, उसे देखने की इच्छा जो उसके मन में है, वह कैसे पूरी हो। खैर, तो कहती जब जूते हैं ही नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब वह क्या करती है, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय, कि बाकी सब जो है फ़ोटो खिंचवाने में लगे हैं कि इतना खूबसूरत दृश्य है, तो वो फ़ोटो की बजाय क्या करती हैं, उस सारे परिदृश्य को, परिदृश्य जो आसपास उसे दिखाई दे रहा है, उसको अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में से फिर देख सकूं। कि जब शहरों की, बड़े शहरों की जो दुनिया है, वहाँ तो इस तरह के कोई उजाला ही नहीं है, ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता, तो वहाँ अपनी कल्पना में, अपने मन में उस सबको भर लेना चाहती है कि वहाँ जाकर जब स्मरण करे तो उसकी स्मृति में सब कुछ रहे, एक एक क्षण। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। कि संपूर्णता, कि वह सौंदर्य वहाँ ऐसा है कि उसे संपूर्णता का एहसास होता है। और हिम शिखर, जो हिम की चोटियाँ हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं, मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। जो हमारा भारत जो है आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है, तो उस अध्यात्म की तरफ वो उसको ले जा रहे हैं। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, ऐसा ही मन को प्रसन्न करने वाली अलौकिकता, दिव्यता जो इस लोक में मानो हो ही ना, किसी और लोक की बात हो, ऐसी दिव्यता उसे वहाँ मिलती है। और ऐसे ही क्षणों में, ऐसे ही संपूर्ण सौंदर्य के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। ऐसे ही किसी स्थल पर वो बैठे होंगे, ध्यान लगाया होगा, कार्य किया होगा, तभी वेदों की रचना संभव हुई होगी। क्योंकि जहाँ संपूर्णता है, ऐसा सौंदर्य है, वहीं अध्यात्म से जुड़े कार्य संभव हैं। जीवन सत्यों को ऋषि मुनियों ने खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का सुख हो, सभी को सुख मिले, सभी का हित हो, ऐसा महामंत्र भी ऐसे ही वातावरण में प्राप्त हो सकता है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो वह कहती, यहाँ के वातावरण का प्रभाव ऐसा है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति भी आ जाए तो चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, उसके मन में परिवर्तन अवश्य होगा। वह करुणा का अवतार, बुद्ध को करुणा का अवतार माना जाता है, तो उनकी भांति करुणा के भाव उस अपराधी में भी, हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति में भी जन्म ले लेंगे, अगर वह इस संपूर्णता को देखता है ऐसे स्थल पर आकर। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन, मिल्टन जो है अंग्रेजी कवि हैं, राइटर हैं, ईव की सुंदरता, ईव जो है संध्या के समय का जो सौंदर्य उन्होंने अपनी कविता में किया है, कि ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। कि कोई शैतान भी हो मानसिकता से, तो वह भी उस सौंदर्य के सामने अभिभूत हो जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता था। जो सौंदर्य उन्होंने संध्या का, शाम के समय का किया है, वैसे ही भाव लेखिका के मन में कटाव पहुँच कर आते हैं। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? कि मिल्टन की जो कविता है ईव से संबंधित, क्या उसने वह पढ़ी है? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी, शायद उसका ध्यान कहीं और था, उसके मन में कोई दूसरी ही बात थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। कि जो चोटियां हम देख रहे हैं पहाड़ों की, जो बर्फ से ढकी हैं, ये तो मानो जल के स्तंभ हैं। इन्होंने जल का संग्रह किया हुआ है, पूरे एशिया का जल इनके पास है, यहीं से एशिया को जल प्राप्त होता है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, कि प्रकृति कितने अनोखे ढंग से पूरी व्यवस्था कर देती है कि किस मौसम में कैसा जल चाहिए, अब बर्फ बन जाना चाहिए, फिर पिघल जाना चाहिए, जल बनकर लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति जल की व्यवस्था किस प्रकार करती है। तो जो आप विज्ञान में भी प्रश्न लिखते हैं जल चक्र का, लगभग वही आपको लिखना है अपने शब्दों में। तो वो बताती हूँ कौन सा नायाब ढंग है, कौन सा। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, कि सर्दियाँ आती हैं, तापमान गिरता है, तो पानी बर्फ के रूप में जमकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है।
फिर क्या होता है, गर्मियों में जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, तापमान बढ़ जाता है, पानी की पुकार हो जाती है, हर तरफ सबको पानी की अधिक इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, तो यही बर्फ़ शिलाएँ, तो बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर, वे ही पिघल पिघल कर जल धारा, जल का रूप धारण करके जल धाराओं के रूप में, झरनों के, नदियों के रूप में बनकर बहती हुई जंगलों मैदानों तक आती हैं और हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। और जिस भी प्राणी को प्यास लगी होती है वह आवश्यकता की जो पूर्ति है यही जल स्तंभ करते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, कि प्रकृति कितने अनोखे ढंग से, अद्भुत ढंग से हम सब के लिए जल की व्यवस्था कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही, आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।